Welcome all of you to this video of Maths Made Easy. Now Maths Made Easy के this video में हम शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कि 3 लॉ ऑफ मोशन है। आज हम इस वीडियो में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लेके डिस्कस करेंगे। उसमें काफ़ी सारा गिव रीजंस आते रहता है एग्जाम्स में, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है वो आपको मिल जाएगा। मैं फिर भी एक बार लिख देती हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन states that a body which is in, okay, so this is Newton's first law of motion. अब what does it mean? What does it mean? A body which is in motion. Okay, तो एक कुछ भी एक टॉय कार आप इसको पुश कर रहे हो, तो टॉय कार इज मूविंग, ओके, इट विल कंटिन्यू टू मूव अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मीन्स ये तो चलते जा रहा है और आप इसको जब तक नहीं रोकेंगे ये रुकेगा नहीं। ओके, जब तक एक दूसरा फोर्स इस पे अप्लाई नहीं किया जाता है ये कार चलते चला जाएगा। ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं इसको। कि इस कार अगर मूव कर रहा है, आपने एक बार टॉय कार को पुश कर दिया, ये चलते जाएगा जब तक कि ना कोई दूसरा फोर्स इसे रोकता है। अब आप बोलेंगे कि रुकता तो है, फाइनली कुछ देर जाके तो रुक तो जाता है। ओके, क्यों रुकता है? कुछ देर जाके क्यों रुकता है? इसलिए रुकता है क्योंकि ये जो फोर्स, क्योंकि ये जो भी जिस भी फ्लोर में वो जा रहा है, चाहे वो फ्लोर कितना भी पॉलिश्ड हो, वो जो फ्लोर में इट इज़ मूविंग, उस दैट फ्लोर इज गिविंग अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू दिस बॉडी। एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है इस बॉडी पे, तो धीरे धीरे ये रिटार्ड कर जाता है और जाके रुक जाता है एक टाइम के बाद। तो ये हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अगर एक टॉय कार रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक कि ना आप उसको पुश करेंगे। तो इट विल स्टार्ट मूविंग जब व्हेन यू पुश इट, तभी जाके वो मूव करता है। तो ये यहाँ पे वही बताया है, रिमेन्स इन रेस्ट एंड अ बॉडी विच इज इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। तो इट इन एन आइडियल कंडीशन, दैट इज इन अ कंडीशन जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर एक मीडियम में बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है तो फिर सारे बॉडीज चला जाएगा, हमें कंटिन्यूअसली चलते रहेगा एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो। लेकिन जो भी बॉडी रुक रहा है वो फ्रिक्शन के लिए रुक रहा है। तो हम देखेंगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारे आसपास हमेशा लॉ ऑफ मोशन, दिस लॉ ऑफ इनर्शिया यूज़ हो रहा है। ओके, हमें बस पता नहीं था या फिर हमने नोटिस नहीं किया था। तो फिर लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे प्रैक्टिकली हमारे आसपास होते रहता है, अभी हम देखें। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब जब इसका गिव रीजंस आता है, कि जब जब इसका गिव रीजंस आता है, ओके, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसमें से सिर्फ गिव रीजंस ही आते हैं क्वेश्चंस, तो फिर आप लिखते तो है लेकिन शायद आपको मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो कैसे लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेगा गिव रीजंस में, वो भी मैं बताते चले जाऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर जो गिव रीज़न है उसमें मैं डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट। ओके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि आप एक पूरा बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट आपको मार्क्स नहीं मिलते। ओके, तो आप ऐसा क्या करते हैं जिसके लिए आपको मार्क्स नहीं दिया जाता है, विल डिस्कस। तो फिर अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, मतलब हर बॉडी का अपना इनर्शिया होता है, क्योंकि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। मोर द मास, ओके, मोर द मास, मोर द इनर्शिया। ओके, तो अगर एक बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसके इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अब
तो inertia is that property of the body due to which a body tends to remain in its original state. Original state क्या है? अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा. That is inertia and it depends on the mass of the body. तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल. When a train suddenly starts, okay, when a train suddenly starts, passengers tend to fall backwards. ओके, तो क्यों? ट्रेन में आपने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है. आप ट्रेन में बैठे हो, ओके, आप ट्रेन में बैठे हो और दिस इज़ यू, ओके, आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन के सीट पे आप बैठे हो, ठीक है. हम ये मान के चलते हैं कि आप ट्रेन के सीट पे बैठे हो. अब ट्रेन सडनली स्टार्ट्स, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेन स्टार्ट कर रहा है कि स्टॉप कर रहा है. ट्रेन सडनली स्टॉप्स, ओके. ये जो बॉडी है ये रेस्ट में है क्योंकि ट्रेन वॉज नॉट मूविंग. ट्रेन हैज़ सडनली स्टार्टेड. अगर ट्रेन सडनली स्टार्ट किया तो फिर ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. आप हैं रेस्ट में, आपके कॉन्टैक्ट में आपका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन, ठीक है. तो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी गोज विद द ट्रेन बिकॉज इट इज कॉन्टैक्ट, बट द अपर पोर्शन सेज नो. Upper portion says, due to inertia of rest, I will stay where I was. So it takes some time to change its state of rest. Okay, so it does not move immediately. अगर immediately move करता है ट्रेन के साथ तो फिर पीछे backwards नहीं जाता. तो फिर क्या होता है, ट्रेन तो आगे निकल जाती है या जो पैसेंजर है वो थोड़ा सा ऐसा फॉल बैक करता है, राइट. हमने भी ये एक्सपीरियंस किया है. अगर हम केयरफुली ना बैठे, ठीक से हम अपने आप को फर्मली ना रखें, हम अपने कुछ चीज़ से पकड़ के ना रखें कोई चीज़, तो फिर हम भी ऐसे पीछे की तरफ गिर जाते हैं. नाउ दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स. अब आप लिखेंगे कैसे, ये है इंपॉर्टेंट. एक बार आप समझ जाएंगे तो सारे गिव रीजंस में आप लिखना चालू कर देंगे. पहले तो आपको बताना है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स द मोशन ऑफ द ट्रेन, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको लिखना है ये, ओके. गिव रीजंस में चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या फिर आप फिजिक्स कर रहे हो, कुछ कीवर्ड्स होते हैं और टीचर्स कीवर्ड देखते रहते हैं. तो अगर आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ भी लिख दिया है लेकिन उसमें कीवर्ड्स मिसिंग है तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है. तो फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिखना है आपको. देन आपको लिखना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये भी लिखना है. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके, द बॉडी टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स. तो आप 3 लाइन्स लिखिए, बस 3 ही लाइन्स लिखिए, ओके. आप लिखिए कि द बॉडी, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन सो इट मूव्स फॉरवर्ड. द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी falls back due to inertia of rest. It does not share the motion with the train immediately, so it falls backward. तो ये जो दो है ना, 2 चीज़ें, ये है इसमें कीवर्ड्स, आप इसको ज़रूर लिखिए, ओके. तो देखते हैं दूसरी वाली. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग गिव रीजंस है. अ कारपेट is cleaned, okay, by beating with a stick. A carpet is cleaned by beating with a stick. Why? अब आपने देखा ही होगा बहुत समय हमारे घरों में जो कारपेट होता है ना, या फिर जो ब्लैंकेट्स होते हैं, वो भी हम रोज़ उसको ड्राई क्लीन तो नहीं करा सकते, ना ही उसको हम धो सकते हैं. वो ऐसे मटेरियल का होता है कि हम उसे धो नहीं सकते, धोने से ख़राब हो जाएगा. तो फिर कारपेट इज क्लीन्ड बाय बीटिंग विद अ स्टिक. हम उसको क्लीन कैसे करते हैं, हम उसको एक वॉल में रखते हैं और उसको एक स्टिक से बीट करते रहते हैं और हम एक्चुअली देख पाते हैं कि उसमें से धूल निकल रहा है. तो इस तरह से हम धूल निकाल लेते हैं उससे, ओके. तो ये है, या फिर डोरमैट हुआ, ब्लैंकेट हुआ, कुछ भी ये जो हैवी चीज़ें होते हैं इसको हम
ऐसे क्लीन कर लेते हैं। तो कारपेट इज क्लीन बाय बीटिंग विद अ स्टिक। इसके पीछे रीज़न क्या है? कारपेट ऐसा है, हम इसको बीट करते हैं, ओके, तो कारपेट ऐसा चला जाता है, कारपेट हट जाता है हमारे बीटिंग के लिए। और यहाँ पे लेकिन कारपेट में जो धूल था वो हम मारते हैं तो फिर उसमें इमीडिएटली धूल कारपेट के साथ नहीं जाता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगेन ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही है, धूल इधर रह जाता है, ओके, और कारपेट उससे हट जाता है। तो इसमें भी हमारा कीवर्ड्स यही रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द डस्ट सेपरेट्स फ्रॉम द कारपेट एंड द कारपेट इज क्लीन्ड, ओके। तो देखते हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। ऑन शेकिंग द ब्रांचेस of a tree, the fruits fall down. Okay, when we shake the branches of a tree, the fruits fall down. Okay, so on shaking the branches of a tree, the fruits fall down. इसमें कहाँ से इनर्शिया आ गया देखते हैं हम। ये तो बहुत ही कॉमन प्रोसेस है कि एक ट्री है और इसमें से जो ब्रांच है हम इसको पकड़ के बहुत ज़ोरों से हम इसको शेक करते हैं, इसमें से फ्रूट गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? अगर फ्रूट राइप है तो हर फ्रूट नहीं, फ्रूट अगर राइप है तभी गिरेगा, हर फ्रूट नहीं गिरेगा। अब फ्रूट जो है ना एक स्टॉक के हेल्प से ऐसा रहता है, दिस इज द स्टॉक, ओके। सो स्टॉक के हेल्प से ब्रांच में लगा रहता है। अब जब आप ब्रांच को हिलाते हैं, तो फिर ये जो पॉइंट है जहाँ पे स्टॉक एंड फ्रूट लगा हुआ रहता है, उस पॉइंट में जाके एक टेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि फ्रूट इज नॉट वांटिंग टू मूव ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, branch is moving. So every time we shake the branch, the fruit does not move, the branch moves, okay, and so there is a tension created at this point. Now what happens? The branch pulls this side, the fruit pulls this side, so a tension is created here, and now what happens? Now the fruit breaks from the stalk and it falls, okay. So that is how inertia works in this. सो इसमें भी आपको लिखना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपको बताना है क्या कि कौन सा चीज़ इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं बता दीजिए कि ब्रांच इज एन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आपको बताना है द फ्रूट इज एन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, टेंशन क्रिएटेड एट द प्लेस वेयर द फ्रूट इज अटैच्ड टू द ब्रांच एंड देन इट फॉल्स डाउन ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। 3 ही लाइन में आंसर खत्म हो जाता है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। टीचर्स भी बहुत खुश हो जाते हैं अगर आपने कीवर्ड्स लिख दिया है। कैरम। अब कैरम में क्या होता है ना, बहुत समय हमने देखा है कि हम जब कैरम खेलते हैं तो फिर ऐसा सजा लेते हैं हम कॉइन्स को, है ना, हम ऐसा सजाते हैं कैरम के बोर्ड पे, और फिर ऐसा वर्टिकली सजा लेते हैं हम, है ना, हम ऐसा सजा लेते हैं कैरम के बोर्ड पे, ऐसा रखते हैं, है ना। अब ऐसा रखते हैं, जब बहुत अच्छा प्लेयर होगा ना वो क्या करता है, स्ट्राइकर से इसको मारता है, इसको स्ट्राइक करने से आप देखेंगे कि बहुत समय ये निकल जाता है, ओके, ए वाली कॉइन निकल जाती है, और ये जो है ना बाकी यहाँ से लेके पूरा ये जो पिलर है ये बिल्कुल वैसा का वैसा खड़ा रह जाता है, वैसा ही स्टैंड करता है, पूरा पिलर कोलैप्स नहीं करता है। ऐसा क्यों? अगेन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, because it comes and strikes for a very small time, so this goes out, but due to inertia of rest this pillar does not collapse, it stands as it is, okay। एक और एग्जाम्पल होता है इसका कि आप एक टम्बलर ले लीजिए, एक ग्लास, और उसमें आप रख दीजिए पोस्ट कार्ड यानी थोड़ा पेपर से फर्म होता है। आप लोगों ने तो पोस्ट कार्ड देखा नहीं है, पोस्ट कार्ड इज लिटिल हार्ड पेपर। तो आपने रखा है इसमें एक पोस्ट कार्ड और उसके ऊपर एक कॉइन। अब आप क्या करते हैं, एक फ्लिक करते हैं इसको, ऐसा पोस्ट कार्ड को ऐसा अचानक से एकदम ऐसा फ्लिक करते हैं। जहाँ आप फ्लिक करते हैं पोस्ट कार्ड चला जाता है, लेकिन एक कॉइन जो है ना पोस्ट कार्ड के साथ जाता नहीं है, वो जाके ग्लास में गिर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? आपने फ्लिक किया, उसको तो जाना था, ओके, लेकिन वो नहीं जाता है, फिर से इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जाके ग्लास में गिर जाता है, ओके, बिकॉज द कॉइन वॉज एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपको ऐसा लिखना है,
and so due to Newton's first law of motion it falls into the tumbler and does not go with the postcard. Okay, और क्या हो सकता है? बहुत समय साइक्लिस्ट्स का क्या होता है ना, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप ब्रेक तो लगा रहे हैं साइकिल का, लेकिन आप जिस जगह पे, यहाँ पे एक पिलर है, आप ब्रेक लगा रहे हैं साइकिल का, लेकिन आप साइकिल से इधर से जा रहे हैं, तो आप चाहते थे कि बिल्कुल पिलर के सामने रुके, लेकिन आप जाके रुक रहे हो 2 फीट आगे। रीज़न अगेन इनर्शिया ऑफ मोशन, इस बार इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके, नॉट रेस्ट। मतलब साइकिल वॉज एन इनर्शिया ऑफ मोशन and so it continues to be in its state of motion even though you have applied the brakes. Okay, and so due to Newton's first law, okay, Newton's first law, so you have to write due to Newton's first law the cycle goes few feet or a little distance away from the place we actually want to stop. Okay, this is due to inertia of motion. Jumping out of a moving train, okay, jumping out of a moving train बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ट्रेन जा रही है ऐसे इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है, अब आपको उतरना है यहाँ मूविंग ट्रेन से, या फिर मूविंग बस भी ले लीजिए, उसमें भी होता है। अभी अगर आपको इस ट्रेन से जंप करना है, ऐसा तो जंप करना बहुत अच्छी बात तो है नहीं, ओके, लेकिन अगर करना है तो फिर सेफली आप कैसे जंप कर पाओगे? तो फिर आप पहले तो आपको जंप करना है फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन। ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है आपको भी उसी डायरेक्शन में पहले फेस होना है, और फिर आपको जंप करना है उसी डायरेक्शन में, यानी कि आपको ऐसे जंप करना है, आपको जंप भी करना है, और जंप करने के बाद आपको थोड़ा सा फ्यू सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा दौड़ना भी है। ऐसा आपने लोगों को करते हुए भी देखा होगा। ओके, तो फिर ऐसा क्यों है? क्यों हम उधर फेस करके जंप करेंगे? अगर हम इधर फेस करके जंप करेंगे तो हमारा, अगर सोचिए कि हम डोर पे ऐसे खड़े हो गए, हम डोर पे इधर फेस करके खड़े हो गए, तो हमारे बॉडी में जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो हो गया बैकवर्ड्स। ओके, अब हम जंप करेंगे ना तो हमें वो पीछे की तरफ तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, हमें वो पीछे की तरफ फेंकेगा, हम गिर जाएंगे पीछे की तरफ। ओके, हम पीठ के बल गिरेंगे अगर हम उल्टा साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जंप करें। तो हमें जंप करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और भी दौड़ना क्यों है? फ्यू स्टेप्स दौड़ने क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि आपके बॉडी में जो इनर्शिया ऑफ मोशन बना हुआ है उसे आपको यूज अप कर लेना है। अगर आप जंप करके रुक जाने की कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे। तो आपको तैयार रहना है कि आप जंप भी करोगे और फ्यू स्टेप्स दौड़ोगे भी, तो फिर आप सेफली जंप कर सकते हो। तो आपने देखा है बहुत समय बस से लोग जंप कर लेते हैं, मूविंग बस से, तो फिर उनको देखा होगा कि आप वो जंप करने के बाद थोड़ा 2-3 स्टेप तो दौड़ लेते हैं। ओके, सो जंपिंग आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, फर्स्टली इनर्शिया ऑफ मोशन आपको लिखना है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, बाकी आपको बताना है कि दिस इज द बॉडी इज एन इनर्शिया ऑफ मोशन ड्यू टू द moving train because it was in the moving train. A ball thrown up in a moving train, ये बहुत ही important example है, comes back to his hand. अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोई एक ट्रेन में बैठ के कोई एक पैसेंजर, उसने एक बॉल वर्टिकली अबव थ्रो किया है, वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो किया है, लेकिन फिर भी ट्रेन उनके हाथ में या बॉल उनके हाथ में ही आके गिरता है। ऐसा क्यों? बॉल उनके हाथ में कैसे आएगा? क्योंकि अगर पैसेंजर यहाँ पे बैठा हुआ है तो फिर बॉल तो ऊपर की तरफ गई ना, तो फिर पैसेंजर तो तब तक आगे चला गया, तो फिर बॉल फिर से हाथ में कैसे आएगा? ओके, बॉल हाथ में क्यों आएगा? हाथ में इसलिए आएगा क्योंकि बॉल को तो फेंकता है पैसेंजर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बॉल स्ट्रेट अप जा रहा है। बॉल स्ट्रेट अप जाती नहीं। बॉल कैसे जाती है? बॉल एक्चुअली क्योंकि बॉल में भी इनर्शिया ऑफ मोशन है,
तो उसको जब थ्रो अप करता है तो फिर बॉल एक्चुअली थोड़ा ऐसा जाता है और ऐसा जाके गिरता है, और तब तक ये जो पैसेंजर है ये भी यहाँ पहुँच चुका होता है और फिर इनके हाथ में आके गिरता है। तो हम बॉल के अंदर जो बॉल में जो इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हुआ है ड्यू टू द ट्रेन, उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें क्या लिखना होता है कि बॉल इटसेल्फ हैज एन इनर्शिया ऑफ मोशन, सो द बॉल ऑल्सो does not fall vertically at the same place but falls a little forward. Okay, so the ball does not fall vertically at the same place but falls a little forward. That is why the man is able to catch it again. When a running car stops, passenger leans forward. When a running car stops, the passenger leans forward. What is that? Okay, तो बिल्कुल शुरू में मैंने जो ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया था कि ट्रेन सडनली स्टार्ट्स, बिल्कुल उसी का ऑपोजिट है। एक कार चल रहा है और फिर चलते चलते कार स्टॉप हो जाता है, तो फिर जो कार में पैसेंजर बैठा हुआ था, ओके, उनका बॉडी, द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर इज the lower portion of the body of the passenger is in contact with the car, so it suddenly stops. Body is in inertia of motion, तो body का tendency है to continue its motion, whereas the lower portion of the body has stopped because the car has stopped. So क्या होता है कि ये तो सीट है, यहाँ पे पैसेंजर बैठे हुए थे, पैसेंजर leans forward, पैसेंजर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पैसेंजर थोड़ा सामने की तरफ अचानक से लीन कर जाता है, आपने देखा होगा, और फिर क्योंकि लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी हैज स्टॉप्ड बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी गोज फॉरवर्ड बिकॉज इट ट्राइज टू कंटिन्यू द सेम मोशन दैट इट वाज इन। ओके, जिस मोशन में बॉडी था, अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी उसी मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आपको कीवर्ड क्या लिखना है? फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया एंड बॉडी इज लोअर पोर्शन कम्स टू रेस्ट, अपर पोर्शन इज एन इनर्शिया ऑफ मोशन। आपको ऐसा क्लियरली बता देना है कि कौन सा इनर्शिया में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है कि इनर्शिया ऑफ मोशन में है, ओके, और कौन सी बॉडी इनर्शिया में है, तो इसको आपको क्लियरली बता देना है आंसर। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है एथलीट्स ऑफन रन बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा इवेंट्स में, एथलेटिक इवेंट्स में एथलीट जो है ना, लॉन्ग जंप में वो काफ़ी देर दौड़ लेता है पहले और फिर जाके जंप करता है लॉन्ग जंप। तो दौड़ने की क्या ज़रूरत थी? दौड़कर ही ब्रिंग्स हिज बॉडी इन द इनर्शिया ऑफ मोशन, ताकि उसे वो लॉन्ग जंप करने में आसानी हो, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर हिम टू डू दैट लॉन्ग जंप। ओके, सो ही ब्रिंग्स हिज बॉडी इन इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज़ फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो दिस इज़ द आंसर। तो ये तो थे कुछ गिव रीजंस जो इस चैप्टर से हमेशा आते रहता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल और वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स देन, बाय ऑल ऑफ यू।